अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना अलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मीर आपको खुशआमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं क्या मैं हाल बिल्कुल चाल है। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र आज है। हफ्ते का हमारा आखिरी दिन हुआ हाँ, करता है वीकेंड है आज और बहुत हमारा। सारी खबरें हैं जो आज हम सम अप करेंगे और देखेंगे क्या हालात हैं मुल्क के और दुनिया के भी। बिल्कुल जी, अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, टॉप स्टोरीज। पहली स्टोरी जो हमारी है और जो हर लिहाज से अहम है वो है चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत। हमारे आर्मी चीफ भी उधर गए हुए हैं, हमारे पंजाब के वज़ीर आला भी उधर गए हुए हैं। इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ बहुत सी और बातें भी हो रही हैं। और अब लगता है कि जब शहबाज शरीफ जनरल रहील से मिले थे तो कहीं ये जो एक तरह का मिला जुला गठजोड़। मुश्तरका दौरा था, इसका कोई एजेंडा तो नहीं था। हम फ़ौरन कर देते हैं कि नवाज शरीफ का पैगाम लेके गए होंगे और या उनसे कहने गए होंगे कि एक्सटेंशन दे दी जाएगी। इस तरह की बातें की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। यहाँ ये कहा जा रहा होगा कि देखिए आप हमें ना छेड़ें, हम यहाँ बड़े हालात ठीक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अफवाहें तो ऐसी फैलती, चौधरी निसार को क्यों साथ लेके नहीं गए। अच्छा हाँ, जाने से पहले भी चौधरी निसार से मिले थे और आते हुए चौधरी निसार से मिले हैं। तो ये सारी बातें, लेकिन चीन से जो खबरें आ रही हैं उनसे लगता है एक तो खैर जनरल रही, चीनी बेचारे कभी हमारी फ़ौज की तारीफ़ करते हैं, कभी हमारी सिविलियन हुकूमत की तारीफ़ करते हैं। वो बेचारे दोनों तरफ बिछे बिछे जा रहे हैं, क्या करें, बेचारे फंसे होते हैं। उनको पता है कि मुल्क के हालात के अंदर मिलिट्री सिविल मामला के कितने एक नाजुक सूरत हाल पर चल रहे हैं। लेकिन बात जो उन्होंने वहाँ जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके कुछ सालाना इजलास या क्या पासिंग आउट या कुछ जो भी होती होगी तकरीब उसमें था, जिसमें एक तो जनरल रही ने कहा कि हम इक़्तिसादी राहदारी की हर सूरत हफाजत करेंगे। गोया इस बात का ऐलान था कि आर्मी कमिटेड है इसको मुकम्मल करने में भी, इसकी हिफाजत करने में भी आर्मी कमिटेड है पाकिस्तान के सिविल हुकूमत के साथ साथ, और हम अपनी जिम्मेदारी उसको निभाएंगे। इससे कंटिन्यूटी, कमिटमेंट बाई एन इंस्टीट्यूशन नॉट एन इंडिविजुअल। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि वो ये उनका कहना कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी और करप्शन जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये उनका जो फ़ौज का नया स्टांस है जो कराची से ख़ास तौर पर शुरू हुआ था डॉक्टर आसम के केस में, उसको दोहराया भी गया है। और उसका बात का ऐलान का मतलब ये है कि हम दहशत गर्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस राहदारी के मनसूबे में या किसी और मनसूबे में कोई करप्शन हो। वो फ़ौज कई मामलों में चाहती है कि शायद उनके ख्याल में जिस तरह डिस्पर्समेंट हो रही है, यूज़ हो रहा है पैसे का राहदारी की स्कीम का, वो ज़्यादा इक्विटेबल नहीं है और उसमें ज़्यादा एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। सर, उसका रीज़न है ना, चाइना में जो अखबारात में चीज़ें आ रही हैं सारे इस चीज़ों को लेके कि भाई जिस तरीके से फ़ंड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो तरीका ठीक नहीं है। इस फिक्रे के और बड़े गलत माने होते हैं। इस फिक्रे के गलत माने ये होते हैं कि फ़ौज जब ये कहती है, वो कहती है हमारा रोल दो। हाँ। जब वो अपना रोल मांगती है, अपनी वो अदारे के लिए रोल मांगती है कि वो कंस्ट्रक्शन करें, तो वो इस फंड में अपना हिस्सा मांग रही है। जवाबी प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। फिर देखिए ना, ये जो वहाँ अखबारात में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे आ रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमें नहीं पता चलता। कौन छापता है, कैसे छापता है, क्यों छापता है। लेकिन ये बात कहने का एक दूसरा मतलब भी लिया जाता है और ये तक कहा जाता है कि फ़ौज जो काम करती है मुल्क के अंदर, वो चाहती है कि दफाई मामलात में भी शेयर आए। अच्छा, ये शेयर इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी कहा जाता है। कुछ लोग फिर इससे सिविल करप्शन और फौजी करप्शन को अलग अलग कर देते हैं कि दुनिया भर में फ़ौजों का रोल ये भी रहता रहा है, होता रहा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यानी कि इस बात में जो वो कीचड़ है कि जिस पर जाएगा चींटे पड़ेंगे और पड़ते रहते हैं। अब एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, इस स्कीम के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सी पैक जो है ये गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई और चीनी सफ़ीर ने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार को सराहा जो इस सिलसिले में वो काम कर रही है। दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ वहाँ है और वो कहा जा रहा है कि चिंगडांग का सूबा जो है उसको पंजाब के गोया ट्वाइन सूबा करार दे दिया। कहा तो नहीं गया, मतलब ये था कि जिस तरह तरक्की का वो मॉडल है, मोस्ट एडवांस सूबा बन गया है, पंजाब को उसके पैटर्न पर तरक्की दी जाए। शहबाज शरीफ में अच्छी एक आदत है कि इधर उधर से सीखते हैं। हमारे यहाँ ये शजरकारी होती है ना, जो लाहौर बड़ी खूबसूरती के साथ बागबानी दिखाई हुई है, सड़कों पर किनारों पर दरख्त बड़े खूबसूरत, पौधे बड़े खूबसूरत, फूल, गुलदस्ते, गमले, सड़कों के दरमियान लोहे की बाड़ों से निकलते हुए खूबसूरत से गुलाबी जर्द रंग के फूल, ये सारे कहीं बाहर से देख के आए हैं, सीख के आए हैं। तो ये अच्छी बात है। हमें बहुत सी चीज़ें दुनिया से सीखनी है। लाजमी नहीं कि हम अपने ही मालियों पे एतबार करें। कोई हो सकता है इसमें खाया पिया बहुत जाता हो और जो
हार्टिकल्चर है, इसमें तो जितना चाहे खा लें किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप पौधा चाहे 1000 रुपए का लाएं चाहे लाख रुपए का लाएं, कौन पूछने वाला है। और कोई आप जवाब तो पेश नहीं कर सकते। कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ना बना दे, कभी पेरिस कभी वीनस और कभी चाइना, वो कोई अजीब सी चीज ना निकले पंजाब। वो एक बड़ी खूबसूरत, इसको लाहौर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी एतराज़ करने वाले हैं, मुझे यानी इसमें कोई शक नहीं, लाहौर बहुत खूबसूरत हो गया। यही एतराज़ है कि सब कुछ लाहौर पे लग रहा है। सही। बहरहाल इस पर कुछ भी कहा जाए, बहुत सी आवाज़ें यहाँ से उठनी शुरू हुई और बहुत सी बातें लोगों ने कहना शुरू की, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने कहा कि इसको बनाया जाएगा और तरक्की जो है वो उसी पैटर्न पे गोया की जाएगी। उन्होंने तारीफ़ की शहबाज शरीफ की भी, मैंने बताया कि फ़ौज की तारीफ़ करते हैं, कभी वो बेचारे सिविलियन की तारीफ़ करते हैं कि ये भी एक मॉडल है, बड़ा मुस्तैद, होशियार, तेज़ और एक्टिव और तरक्की को। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ तेज़ रफ्तार काम करने के आदी हैं। इसमें वो जल्दबाजी भी कर जाते हैं और जल्दबाजी में गलती भी कर जाते हैं, और जिस काम पर डट जाते हैं वो मेरा ख्याल में ये काम होना चाहिए जी। अब कहते हैं जी देखें मुल्तान रोड इतने अरब से बनी और बरसों बरस लग गए बनने में, अब उसको उखाड़ के येलो ट्रेन बनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल में सारा प्रोसेस में कुछ भी कह दें, कोई भी शिकायत कर दें, लेकिन अगर अब येलो ट्रेन इसलिए नहीं बननी कि वो मुल्तान रोड बन चुकी है, अब इस पर कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी एक दूसरा सवाल पैदा होगा कि भाई कितने साल आप इसको पेंटिंग करेंगे, इस ख्याल से कि आपने ये काम कर लिया था। अब पहले एक सस्ता काम करने की कोशिश थी और ख्याल था कि बड़ा काम नहीं होगा। देखिए जितने ये मनसूबे हैं ये BOT के बुनियाद पे किए जा रहे हैं, या ये पैसा बाहर से कर्ज लिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के अपने बजट के वसाइल से नहीं, ये कहा जा रहा है फ्यूचर में हम पे बैक करते हैं, ये इस हिसाब से किया जा रहा है। और ये जो बस फ्लाईओवर बना है ये BOT की बुनियाद पर है कि भाई आप टोल टैक्स वसूल करें और उसके पैसे ले लें। और बहुत सी मैं खुद गाड़ी गुजरी 30 रुपये दिए और मुझे अच्छा लगा। मैं वो लेक सिटी से यहाँ रायवन तक करीब से चला और डिफेंस पहुँच गया बड़ी आसानी के साथ, ना कोई रुकावट ना कुछ, बड़ी मुझे बस्तियों से गुजर के आना पड़ता, वो सब बच गया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत से मॉडल हैं जिसको हम अपनाते हैं। मसलन उनका मैक्सिमम बैंक जो हमें पैसा देता है इस काम के लिए 165 अरब रुपया, वो नहीं देगा आपके लिए कि आप कहीं स्कूल खोल लें। उनको कहा कि स्कूल पे बैक तो नहीं करते, ये तो सोशल सेक्टर के पैसे हैं ना, तो इस पर कोई बैंक इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो हर चीज़ का पैसा कहाँ से कैसे आता है, क्यों आता है, किन शराइतों, उन स्कूलों को और सेहत के इदारों को हमने अपने बजट से फाइनेंस करना है। सही। जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा हमें बाहर से मिल जाएगा तो जो पैसा हमारे बजट में बचता है वो स्कूलों पे लगाएं, वो सेहत पे लगाएं, वो गरीब आदमी की मदद पे लगाएं। वो पैटर्न इख्तियार ना करें जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म का है कि अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। एक पला झटका तो यही लगेगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसके बाद इसको आप पे काबू पाना पड़ेगा और बेहतर सूरत हाल में लेके आगे चलना पड़ेगा। उधर चीनी भी कम नहीं है। ये हमारे सफ़ीर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो जमहूरी निज़ाम है। अच्छा है, वो उन्होंने दुरुस्त कहा, वो भी बेचारों को कहना पड़ता है। और ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तोसी जो है आपका दाखिली मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक डेविड हेल ने भी, मतलब हम बाहर वालों को शामिल करते हैं। अच्छा, इस बहस को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं अखबार के जैसे जंग जारी है चीन को विन ओवर करने की सिविल और फौज में, और अमेरिका के मामले में भी है कि वो कह दिया, मकैन ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया। तो ये एक जो एक टसल शो करते हैं हम, ये कुछ इट्स नॉट फेयर। लेट द डेमोक्रेसी वर्क, लेट द सिस्टम वर्क। जिस तरह भी जाते हैं हम करते हैं। अब आज एक आर्टिकल के पोलिटिकल इस्लाम नाकाम क्यों हो रहा है दुनिया भर में, अर्दवान ये कर रहा है फला, वो एक अलग आर्टिकल है, उस वक्त मैं बात करूँगा। अच्छा, 3 खबरें आज हमारे यहाँ कल चैनल पर चल रही थी, और यकीन करें मैं एक चैनल से दूसरा, दूसरे से तीसरा बदलता था, एक ही तरह की खबरें थी। एक कोई सामिया शाहिद है जेल में, वो अब उसका कत्ल कर दिया गया, फलां हो गया, ये उन्हें खुदकुशी कर ली, वो शादी की थी, दूसरा शौहर आ गया, पहले से तलाक नहीं, अच्छी वो गरीब कहानी नजर आती है। फिर दूसरी खबर ये थी कि रहीम यार खान में कोई एक चैनल उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा था, उसका कैमरामैन जल्दी वहाँ पहुँच गया होगा कि जेल बनाई हुई जाती जेल है, निजकारी। अब जगह जगह दरियाफ्त होती हैं, सिंध में भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं, बलोचिस्तान में भी होती हैं। इन वडेरों ने, इन जागीरदारों ने, जागीरदार तो कहाँ के होंगे ये बेचारे, और लैंड होल्डिंग जो इनकी कर रखी है जालिम लोग, इन्होंने अपनी अपनी जेलें बना रखी, निजी जेलें। और उनमें क्या हो रहा है, एक पे ये चल रहा था। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मैं चैनल सिर्फ इसलिए बदलता था कि कितनी मैं इस तरह की वहशतनाक खबरें देखूँ। तीसरी खबर हमारी एक चैनल ने तो बिल्कुल सारा खबरनामा अपना इंडोनेशिया के उस नौजवान पर लगा दिया, जुल्फ़कार नाम का जो पाकिस्तानी है, जिसको सजाए मौत हर अदालत ने सुना दी। क्यों सुना दी जी? मुकदमा नहीं लड़ा और उसको कोई वकील नहीं मिला और उसको ट्रांसलेटर नहीं मिला और गलती से हो गया। अब पाकिस्तान की हुकूमत मुदाखलत करे, पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के सदर से कहा जाए कि बहरहाल उसकी फांसी रुक गई। और पहले चाहते ज़िद हो गई हुकूमत फांसी लगाने पर, वो कहते हैं बहुत लेट हो गया। लग रहा था कि ये बात जो है ये तय होने वाली है,
क्योंकि मीडिया उसी चीज़ को पकड़ता है जिसका उसको बाद में क्रेडिट लेना होता है। तो अब आज क्रेडिट लेंगे कि हमारी वजह से जो फांसी रुक गई। तो 3-4 खबरों से लगता था कि कोई कहीं सुख का सांस लेने का कोई फुर्सत नहीं है हमें। सर वो एक लाहौर की भी थी जहाँ पे बच्चे बच्चों के अगवा की बातें, वो जहाँ पे गोलियां चला रहे थे नौजवान, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में मैं जिक्र करना चाहता था। वो बच्चों की भी एक खबर थी कि वो बच्चे अगवा हो रहे हैं, कल भी हुए हैं। अच्छा, इस तरह के बहुत से तो कराची के बहुत से वाक़यात हुए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो चैनल जिसको बहुत हाईलाइट कर रहे थे वो इस कदर की खबरें थी। और ये नहीं मैं कहता गलत कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ ये नक्शा है, यानी जो कुछ हो रहा है वही दिखा रहे हैं ना। और उसको अगर ओवर प्ले कर रहे हैं तो वो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कि हो तो यही रहा ना इस मुल्क में। और इस पर क्या कहने की बात है कि हम कहें कि अच्छा, एक खबर जो कि बाज़ अखबार ने जिसको लीड लगाया है, जंग ने भी लगाया है, जंग की लीड और सुपर लीड सारी कहानी को ज़ाहिर करती है। उन्होंने लगाया कि तुर्की में 1684 जर्नैल और अफसर फारग। 1684 जर्नैल तो हो नहीं सकते ना जी, तो अफसर भी होंगे। मतलब उन्होंने कि जर्नैल का लफ्ज़ खास तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया, जर्नैल और अफसर फारग। और सुपर लीड में लगाया है कि हमारा गोया चैनल पर हमले भी हो रहे हैं और हमारे चैनल को पीछे का किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। फिर ड्रामा, ये जैसी इनकी एस्टेब्लिशमेंट का टसल है, ये दोनों लीड और सुपर लीड उस टसल को ज़ाहिर भी करती है। ये सब अखबारों के साथ गुजर सकता है, सब चैनल के साथ किस तरह किसके प्रेशर में काम करते हैं। आजकल इसको स्टडी करना, कोई वॉच होना चाहिए जी, देखना चाहिए कि चैनल किसी की हमायत कर रहा है तो अपनी पॉलिसी की वजह से कर रहे हैं या किसी के दबाव की वजह से कर रहा है। हुकूमत का भी हो सकता है दबाव, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है जो आपको इश्तिहार देते हैं। बिल्कुल ऐसे दबाव आपको कई चीज़ों का होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो इश्तिहार देता है, लाजमी नहीं कि वो इश्तिहार अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे, वो एक आलमी एजेंडे के बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये जो NGOs को पैसे दिए जाते हैं, ये मल्टीनेशनल देती हैं, ये पैसे किस लिए देती हैं? कोई अपनी कंपनियों की प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए थोड़ा देती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो देने का मकसद यही होता है कि उन्हें जो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर के जोर पर वो पैसे कमा रहे हैं और जिसकी हिफाजत दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें कर रही हैं, यानी खुद अमेरिका की फ़ौज सबसे बड़ी है जो इस सेक्टर की हिफाजत कर रही है, उसके लिए एक छोटा काम जो है छोटे सतह पर वो इनको भी फाइनेंस करते हैं, उनको पैसे देते हैं जी। ये एक नक्शा नज़र आता है जी। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ बहुत से सवाल पैदा होने शुरू हो गए। और तुर्की के हवाले से यही है कि वहाँ बहुत सारे जर्नैल, सिर्फ वही नहीं और भी हर जगह मीडिया पर भी और स्कूलों कॉलेजों में भी वहाँ अर्दवान ने बहुत सख्त टाइट किया हुआ है। यहाँ तो बगावत सचमुच इतनी डीप रूटेड है कि अर्दवान उसका कोई जिसके अंदर बीज मार देना चाहता है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि वो जो उसके मुखालफिन कहते हैं कि उसने अपनी आमरीत को पुख्ता करने के लिए रवैया अख्तियार किया है। यानी तुर्की में जो कुछ भी हो रहा है, उन लोगों को जो एक मॉडरेट इस्लाम को फलता फूलता देखना चाहते हैं, उनके लिए तशवीश की बात है। लोग इधर से मायूस होंगे तो दाइश और अलकायदा में जाएंगे। आर्टिकल भी है जिसमें ये बात वो कहते हैं, देखो अलकायदा का जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है या जो उनका मौक़िफ़ है वो नाकाम हो गया है। आजकल मौक़िफ़ इस्तेमाल नहीं होता, आजकल बयानिया इस्तेमाल होता है। उनका जो बयानिया है वो कुछ दिनों पहले पैराडाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो हंसते हुए एक हमारे बड़े अदीब ने दूसरों सबसे पूछा कि भाई पैराडाइम का स्पेलिंग क्या है इसमें जी? तो मैंने हंस के कहा कि जी होती है ना इसमें, तो वो कहेंगे तुम नहीं बोलो। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हमें उसका पूरा मफहूम बल्कि उसकी इमला तक का मालूम नहीं होता। चले खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि जो उनका बयानिया है कि अलकायदा नाकाम हो गई थी जब मुर्सी आए थे उस वक्त कहा। और आप देखिए जगह जगह मिस्र में, ट्यूनिस में, मोरक्को में जहाँ इलेक्शन हुए हैं, मॉडरेट इस्लाम जो तुर्की का है उसका मॉडल जीत रहा है। और मॉडरेट इस्लाम का ये मॉडल जो था अर्दवान का ही मॉडल था। अब अर्दवान के मॉडल की जो सपोर्ट थी फतेहुल्लाह गोलन की, अब इनकी लड़ाई फतेहुल्लाह गोलन से हो गई है। यूँ समझिए कि दो इस्लामी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। तो वो इनको करप्ट कहते हैं, ये उनको पता नहीं यहूदियों का एजेंट कहते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में बैठकर कि किसका साथ दें, क्यों ना दें। हम गैर जानदार मुबसर बन नहीं सकते तुर्की के मामले में ख़ास तौर पर। और बहुत सी हमारी कुछ लोग बगलें बचा रहे थे जब इनकलाब ख़त्म हो रहा था, बगलें बजा रहे थे कि गया इस्लाम का जो मॉडरेट मॉडल था वो गया, वो आ गए सेकुलर और वो आ गए लिबरल और वो आ गया तुर्की का अतातुर्क कमालियत आ गई उसकी। तो वो सारी वो दूसरी कहानी है। यानी कि कई चीज़ें हो जाती हैं ना, तो ये ख़तरात तो बहुत से मौजूद हैं जो रहते हैं। अच्छा, अब छोटी एक दो खबरें और हैं कि मुशर्रफ की जायदाद जो है उससे जब्त करने के लिए 3 दिन दिए हैं DH को। तफसील बताओ और जायदाद जब्त। और अब ये भी एक खबर आई है कि चनाब पर 3 डैम बनाने की UNO से NOC ले ली है इंडिया ने। हमें खबर ही नहीं है, यानी कम से कम पाकिस्तानी कौम को खबर नहीं है
हो सकता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खबर हो, और वज़ीर दाखिला उनके 3 अगस्त को पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं जी। कहा ये गया। अच्छा, हमारे हाफिज़ सईद साहब ने बरखत दत्त की बड़ी तारीफ़ की है, बड़ी अच्छी है, मतलब कि वो माकूल बातें करती है, वो कश्मीर के हवाले से कश्मीर में जो हो रहा गलत वो असल में गई थी ना पठानकोट जाके भी उसने किया, उन्होंने कहा लोकल है सारा कुछ, देखो ये एसपी ने क्या किया, फलां ने किया है, वो सारा, तो उसका उन्होंने तस्करा किया है और इस अंदाज में किया है कि मैं भी उसका जिक्र करने बगैर रह नहीं सका और मुझे भी कहना पड़ा इस बारे में। अच्छा, ये हैं जी आज की बड़ी और अहम खबरें, और कुछ हमारे साइबर क्राइम के बारे में जो सोशल नेटवर्क पे आता है उसके बारे में भी कानून साजी की बात हो रही है। चीफ जस्टिस ने तो कहा कि साहब बात यह है कि मैं तो फलां मुकदमे नहीं आता, ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मेरी किरदार खुशी हो रही है, मेरे ख़ानदान के लोगों पर हो रहा है, ऐसी खबरें, बेटे को ये करा दिया, फलां को ये कर दिया, भाई को ये कर दिया, वो कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं तो इस केस से अलग हो रहा हूँ। तो ये सूरत हाल भी सोशल मीडिया जहाँ आज़ादी का निशानी है, वहाँ मैं कहा करता हूँ कि आज़ादी का कोई तसव्वुर दुनिया में ऐसा नहीं है जो ज़िम्मेदारी के तसव्वुर से हट कर हो, लेकिन सोशल मीडिया की आज़ादी जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ नहीं है, ये बोहीमियन अप्रोच के करीब करीब पहुँच जाती है। अल्लाह रहम करे हमारी हालत पर, ऐसा होता ही रहता है। सर एक और अफवाह चल रही है। क्या सर वो खुर्शीद शाह जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सर? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं मैंने सुना है। अब ये आप बताएंगे? ये कोई खबर नहीं है सर, मुझे कोई खबर नहीं, क्यों जाएंगे? सर सुना है कुछ उनको भी कंसीडर किया जा रहा है कि शायद नए ऑपोजिशन जो लीडर हैं उन्हें लेकर आया जाए। चलो खैर, जब आएंगे देखा जाएगा, तब हम डिस्कस भी करेंगे। खबर जब अखबारों में नहीं है तो मेरे लिए खबर तब हम डिस्कस भी करेंगे। नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मिस्टर टॉप्स, पहले मैं स्टोरी जो मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा था, क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, ये कोई यारोस्लाव, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का है, जो भी मुश्किल सा नाम है उसको छोड़िए, वॉल स्ट्रीट जर्नल काफ़ी है। उन्होंने कहा जी कि एक शख्स 1999 में तुर्की का मेयर था, उसको हटा दिया गया, उसकी एक तकरीर के जुर्म में उसको कैद कर दिया गया कि उसने कहा था कि वो मशहूर नज़म पढ़ी थी उसने कि मस्जिदें मेरी बैरकें हैं, इसके मीनार जो हैं मेरी संगीनें हैं, और इसके गुंबद जो हैं वो मेरे खुद हैं, और वगैरह वगैरह। अगर मैं इस्लाम का नाम नहीं ले सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ से गोया इस्लाम की रिवाइवल की बात उनको शुरू हुई। उन्होंने कहा ये सारा एक इनकलाब से मुतअस्सर थे, हसनुल बन्ना और से कुछ। अच्छा, अब पहले यूरोप वाले जो ज़्यादा असरार करते थे, और जो हकीकत भी है कि सैयद मौदूदी ने इसका आगाज़ किया और सैयद कुतुब चला। अब क्योंकि ये मिडल ईस्ट के मसले पे आ गए हैं तो ये तुर्की की मिसाल ज़्यादा देती हैं, हालांकि ख़ुद तुर्की के अंदर इसकी एक मिसाल मौजूद है कि वहाँ के हसनुल बन्ना या सैयद कुतुब या वहाँ के सैयद मौदूदी वो भी वहाँ मौजूद थे। उसका नाम मैं बार बार लेता हूँ, बदियुज़्ज़मान सईद दूरसी था, जिनसे अरबकान भी मुतअस्सर हुए, अर्दगान भी मुतअस्सर हुए। अच्छा, ये अलग बात है कि वहाँ के मौदूदी जहाँ हसनुल बन्ना थे वो सूफ़ी मनश आदमी थे, क्योंकि मौलाना रूम का देश है ना जी, वहाँ तो तसव्वुफ़ के सिलसिले फैले हुए हैं। अच्छा, इस तसव्वुफ़ ने इस्लाम, बड़ी लोग एतराज़ करते हैं, इस्लाम को बचाया भी। सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतों में, ये जो आज़रबाईजान और किर्गिज़स्तान और ये हैं, इसमें इस्लाम जिंदा कैसे रहा? अच्छा। नक्शबंदी और कादरी तकिए खानकाहें जो थीं वो ज़ेर ज़मीन काम करती रहीं और सूफियों ने तो ये एक खैर अलग कहानी है। लेकिन ये उन्होंने कहा कि जी हसन बन्ना और ये लोग थे, इनकी वजह से सारा इस्लाम जो है वो इस इलाके में ताकत पकड़ता रह गया। और फिर इलेक्शन हुए, और इलेक्शन जो हुए तो ट्यूनिस, मोरक्को। अच्छा, ट्यूनिस की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो एक आज़ाद मुल्क है। ट्यूनिस के जो रशीदुल गनोशी हैं, समझ लीजिए वहाँ के सिराजुल हक हैं जी, मैं अब मौलाना मौदूदी तो नहीं कह रहा, सिराजुल हक कहता हूँ। वो जीते तो जीतने के बाद उन्होंने सेकुलर कुव्वतों के साथ इत्तेहाद किया, उन्होंने कहा हार सकते लेकिन ट्यूनिस बच जाएगा। उन्होंने एक ऐसा एक बंदोबस्त किया जो एक लिबरल अप्रोच के साथ था। कुछ उनको फिर सेटबैक भी पहुंचा, लेकिन अब उन्होंने किया कि इस्लाम की दावत का काम अलग करेंगे, सियासी जमात अलग चलेगी। अच्छा, वो उन्होंने अलग कर दिया, उससे बड़े खुश हैं। मोरक्को वालों ने तो खैर बेचारों ने, बड़ा मराकश वालों ने तो सीधी काम कर दिया। उन्होंने कहा कि सूद भी जायज़, सुर का गोश्त भी बिकेगा, और हमारी बीचेस जो दुनिया भर में मशहूर हैं, साहिल समुंदर, उस पर बिकनी पहन कर लड़कियाँ औरतें, वो बिल्कुल उनको कोई पाबंदी नहीं होगी, रक्स वगैरह वगैरह। उन्होंने इस्लाम इस तरह का लिया। ये कहते हैं कि असल मसला जो पैदा हुआ है इस वक्त जो है वो इस्लाम के साथ मसला नहीं है। अब एक नया तरीका है, ये पाकिस्तान में लोग, ये पॉलिटिकल इस्लाम के साथ है।
पोलिटिकल इस्लाम नाम देते हैं उस कुव्वतों को, यही हसन बन्ना, यही सईद कुतुब, और जिसकी वाज़ेह मिसाल सईद मौदूदी है। जितने क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया, उससे पहले किसी ने बयान नहीं किया कि इस्लाम इसलिए नहीं है कि आप रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, बातें करें और अल्लाह अल्लाह करते करते ज़िंदगी गुजार दें, बल्कि इसलिए है कि अपने माशरे को बदलें, पूरे निज़ाम को बदलें, और इस निज़ाम के साथ हुकूमत में इसलिए आएँ कि हुकूमत में आपके आने के साथ ही पूरा निज़ाम जो है ना वो तब्दील हो सकता था। खिलाफत को कायम करना तो अगर बात की बात है, ये अपने मुल्क में एक नेशनल स्टेट में एक इस्लामी हुकूमत कायम करने की बात, जिसको कुछ लोग हुकूमत इलाहिया भी कहते थे, और हुकूमत इलाहिया को थियोक्रेसी का हम माने लेकर बहुत सी इतराज़ात भी करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि लड़ाई तो ये पोलिटिकल इस्लाम की है, वो हार गया है। इस्लाम तो ठीक ठाक है भाई, इस्लाम पे हम कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि ये इसका रिजल्ट के इस्लामी जहन रखने वाले अगर आपने इनको ये नाकाम जिस तरह तुर्की में हो गए या फलां जगह हो गए तो दहशतगर्द बन जाएंगे। ठीक। और उनको आप गौर करें, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उन्हें कहा कि ईसाइयों से ज़्यादा मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्लियर है। ईरान की मिसाल भी दी, और सऊदी अरब में भी फ़िरका वारियत, ये वो सारी बातें वो करते हैं, अलजायर में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल इस्लाम जो उसको ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर हुकूमतें कायम करना पॉलिटिकल पार्टियों का, वो कुछ नाकाम सा होता है, लेकिन नाकाम होंगे तो दाइश और अलकायदा बनेगी फिर, ये बात है। तो दरख्वास्त मेरी इनसे है कि अगर आप देखो ना, आपके आप फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग जो उठ रहे हैं उस पर आज ऑरियन लिख दिया। उसने कहा ये कौन कहता है कि ये सिर्फ मुसलमानों में दहशतगर्दी या ये है, और यूरोप की तमाम रियासतें सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म पर यकीन रखती थीं और रखती हैं। मज़हब को वो फ्यून कहती थी, खून रेजी का सबब कहती थी, फरसूदा रस्म व रवाज कहती थी, आम ज़िंदगी में उसका दखल नहीं होना चाहिए, माशरे में उनका दखल नहीं होना चाहिए, हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सेकुलर माशरा था। वहाँ क्या हुआ फिर? और वहाँ जिन्स की आज़ादी थी, रेवड़ की तरह आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम जिन्स परस्तों को आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। जो फोश फिल्में बनती हैं वो नंबर 1 अमेरिका में बनती हैं, नंबर 2 जर्मनी में बनती हैं, 400 पर वीक से ज़्यादा बनती हैं, वो उनकी तादाद भी की है। बड़ा सर्ट काल के लाता है इस मामलों पे। और उन्हें का मुक़द्दस रिश्तों का आप एहतराम फिल्मों में तोड़ दिया, माँ बेटी का रिश्ता, बहू ससुर का, भाई हर रिश्ते का आप रिजल्ट क्या है? जिनसी जुनूनी पैदा हो गए, जिन्हें आप सीरियल किलर कहते हैं। फलां बंदे ने जो मारा था वो इसलिए तो मारा था। और इस तरह की फिर वहाँ की औरतें जो हैं उनको आप ये सुना रहे हैं कि जो इज्तमाई रेप होता है उसमें वो लुत्फ़ लेती हैं, चुनाची इसको इनकरेज कर रहे हैं। उसका फलां बंदे ने फिर ये काम किया, वो उनके मिसालें देते हैं बहुत सारे। रूस के जवाल के बाद उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की मिसालें जो है ना वो ज़्यादा ही चलने लगी, जिसके नतीजे के तौर पर अब बहुत से बातें 1991 के बाद देखा जाए तो टिमोथी जे ने लिखा कि वो इराक की जंग में लड़ा, 95 पे आके उसने बारूद की गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के साथ टकरा दी और उसको तबाह कर दिया। इस तरह बहुत सी मिसालें दी। उन्होंने कहा सारे सेकुलर लोग हैं, सारे लिबरल लोग हैं, मगरबी माशरे की इन ज़्यादतियों से तंग आए हुए लोग हैं। इराक की जंग में हिस्सा लेने वाले ने जब अपने सामने लाशों को देखा, जब उसे कोर्ट में बुलाया गया, उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरा मज़हब जो है वो साइंस है, मैं मज़हब पे कोई यकीन नहीं करता। अगर जहन्नम नाम की कोई चीज़ है तो मेरे साथ वो पायलट भी जाएंगे जो इराकियों पर बमबारी कर रहे थे। तो ये जो आपके तहजीब के अंदर से खराबियाँ पैदा हो रही हैं वो भी दहशतगर्द, इसको वो सेकुलर लिबरल दहशतगर्द कहता है इस्लामी दहशतगर्दों के मुकाबले में। और यानी एक नए सिन्फ के दहशतगर्द तलाश किए हैं। और उसकी सुवानी उम्री में क्या लिखा, सब कहानियाँ इस तरह की हैं, लेकिन खुलासा इसका यही था जो मैंने आपको बयान कर दिया। कुलदीप नैयर साहब एक और तस्वीर खींचते हैं। हिंदुस्तान की सूबे उत्तर प्रदेश में एक गर्द आलूद कस्बा उन्होंने बताया छोटा सा, जिसमें जमहूरिया बालिया 1942 में कायम हुई थी। और ये चेट्टो पांडे उसका सरबराह था। उसमें हुआ क्या, उन्होंने कहा कि वहाँ के ये था कि जब हमारे यहाँ आज़ादी, जब वो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली, छोटे से कस्बे में बेचारे आइडियलिस्ट मुहिमजू लोग किस्म के थे, उन्होंने कर ली। तो उस पर क्या कि पता नहीं वहाँ का जो फ्लेचर या क्या नाम का था गवर्नर का कमिश्नर, उसने इतने लोगों को फांसियाँ दी, इतने लोगों को जिनको फांसियाँ जैसे कि दरख्तों पर लटका के संगीनों से मार दिया, इतने लोगों को जाके जेलों में उल्टा लटका दिया कि उल्टे लटके लटके वो मर गए। कुछ लोगों को ज़मीनों में बैठा दिया और उनको खाने में ऐसी रोटियां दी कि रोटी खाने के साथ सिर्फ ज़मीन पर अकड़ू बैठे रहे कि उनके साथ ही उनको डायरिया हो गया और वो उसी में मर गए। तो इस तरह लोगों की मौत वाक़ हुई। इनकी तारीख में कहीं ये रकम है, ये कुलदीप नैयर कह रहा है भाई, ये कोई और या मकबूल जान नहीं कह रहा। अच्छा सिर्फ मुसलमानों को कह रहा, मुसलमान हिंदू वो इकट्ठे थे, कहता एक परचम लेके निकलता था, उन्होंने एक अपना परचम बनाया था तो गोलियों से 11 आदमी गोलियों से भुने गए। पहला शख्स जो गया था वो मुसलमान था।
तो उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान भी अलग अलग बड़े रहते थे, ये उनका पूरा मौक़िफ़ जिस तरह वो बयान करते हैं। और क्या है, उन्होंने कहा चर्चिल क्या कहता था हिंदुस्तानी वाले वहशी कौम है, मैं इनको कभी आज़ादी देना नहीं चाहता। गांधी को नंगा फ़कीर कहता था और कहता था कि गंवार सा वकील है, शायद ठीक कहता था, और गंवार सा वकील है, नंगा फ़कीर है, और आज़ादी मैंने इनको बिल्कुल देनी है। और ऐसे फ़कीर जो हैं इधर बहुत फिरते हैं उधर फिरते हैं, लेकिन आज़ादी देनी पड़ी उन्हें। उन्होंने कहा कुछ लोग जो बड़ा अच्छा लिखा है ये वो सर कि हमारे कुछ फैशन वर दानिश्वर, ये भी औरिया का फिक्रा नहीं है। ठीक कुलदीप नैयर का कि हमारे कुछ फैशनेबल दानिश्वर जो है ना, वो कहते फिरते हैं कि नौ आबादियाती निज़ाम ने यानी अंग्रेज़ ने हमें बहुत कुछ दिया था। ठीक उन्होंने कहा कि ये फैशन ज़दा लीडर दर हकीकत ठगों का टोला है, अभी औरिया नहीं है। अमेरिकन तो खुद ठगों के टोले हैं, उन्होंने ठगों का टोला उसको लिखा। उन्होंने किस तरह महाराजा रंजीत सिंह के बेटे को बपतिस्मा दिया इन्होंने, यानी कि क्रिश्चियन बनाया, किस तरह उन खजाने को लाहौर के लूटा, किस तरह कोहिनूर को जाके बरतानिया ताज में रखा, और जो जो उन्होंने लूट मार की उसका जिक्र किया है। ये भी जाहिर है कि ये जो लोग समझते हैं कि आज़ादी ने हमें कुछ नहीं दिया, उनका तस्करा जो है वो आता है। अच्छा, एक आर्टिकल एक छोटा सा है कि जहाँ अरब समिट हुई है उसमें शाह सलमान नहीं गए। उन्होंने कहा वो क्यों नहीं गए, कहा जब बीमार थे। उन्होंने कहा फ़लाँ कस्बे में वो गए हुए हैं, वहीं रह रहे हैं, और शायद बेटे की शादी के सिलसिले में आना है उसने, वहाँ शादी करनी है, और करीबी था, एक छोटी सी फ़्लाइट थी, लेकिन जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो टेंटों में हो रही थी, वहाँ कोई 5 स्टार होटल भी नहीं था, और कोई वहाँ अरब लीग की कॉन्फ्रेंस, और ना वहाँ कोई बड़ा हस्पताल था। हालांकि ये तो अपने हस्पताल जहाज़ में लेके चलते हैं साथ, तो फिर क्यों नहीं गए, क्या वजह है? उम्र उनकी 80 साल है, बीमार तो वो हैं, लेकिन अब उसमें उनके दोनों जो नायब अव्वल है जो उनका भतीजा है और नायब दोम जो उनका बेटा है, उसके दरमियान भी टसल जो है वो वाज़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये ख्याल है कि वो वहाँ रुकेंगे, अपने बेटे की शादी के सिलसिले में कुछ देर रहेंगे। तो ये अफवाहें, ये ख़बरें भी जो हैं कभी कभी हमारे लिए तशवीश का बायस तो नहीं बनती, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या क्या सूरतें हैं। आज 2-3 आर्टिकल अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने आज लिखा जी, पहले तो एक क्या उन्होंने आज लिखा असली शऊर की जलवा आराई। ये उन्होंने एक नया एंगल दिया अब कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ आया शाहजहाँ के दरबार में, उन्होंने कंपनी ने रियायतें मांगी, तजारत की, दे दी गई। वो श्रीमान में लिखा था ना कि तुम्हारी मलका ने एलिज़ाबेथ ने भेजे थे, अपना नुमाइंदा अकबर आज़म के दरबार में भेजा था, चिग्गी दाढ़ी वाले अकबर के दरबार में भेजा था। शाहजहाँ ने उनको कोठियाँ बनाने की जिसे कहते हैं इजाज़त दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसे अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया, बहादुर शाह ज़फ़र ने कैसे लड़ाई ली, मैसूर की लड़ाई टीपू सुल्तान को किस तरह शिकस्त दी गई। और अजीब बात है कि हैदराबाद दक्कन जो हमारा आइडियल है सल्तनत आसफिया, उस रियासत ने टीपू के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ का साथ दिया था। यानी कि ये अब हमारे हैदराबाद भाई नाराज़ होंगे, लेकिन सूरत यही थी और यही नक्शा था। उन्होंने कहा फिर इस सारी चीज़ को गालिब, मोमन और ज़ौक़, जो उस ज़माने के 3 बड़े शायरों के नाम थे, उन्होंने लिया, और उन्होंने इस कर्ब को जो है ना वो अपने अंदाज में बयान किया। फिर जब बात दाग तक पहुंची तो ज़ौक़ और मोमन से शागिर्दी की, गालिब को भी ज़मीनों में बाद में लिखा और वो आगे आई। वहीं से इकबाल ने भी उनकी शागिर्दी की। तो ये किस तरह निथर सुथर के जो चीज़ें जो होती हैं शायरी के ज़रिए सामने आती हैं। फिर उन्होंने आफ्ताब दाग नाम से, जो महताब दाग आफ्ताब, उसके कुछ चंद शेर भी लिखे हैं। आपसे तुम, तुमसे तू हो गए, और तू ना करता अगर ये एहसान, तू ना करता अगर एहसान तो ये एहसान होता। जो बड़े मशहूर मुहावरे रोज़मर्रा के तौर पर दाग के शेर इस्तेमाल होते हैं, यानी लगता नहीं किसी, वो उनको उन्होंने कोट भी किया है, बयान किया है। अच्छा, 2 आर्टिकल जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कशिफ नहीद का, मसूद अशर का, महराज मोहम्मद ख़ान के साथ है। महराज मोहम्मद ख़ान के बारे में, मसूद अशर तो वो यमरोज़ में थे, कैसे वो कराची बदर होने वाले लोग आए, कस्बा गर्देजी और दूसरे लोगों ने मुल्तान में कैसे उनका इस्तेमाल किया, क्या साथ उनका रहा, कैसे रहा, वो कहानियाँ हैं। ये कशिफ नहीद जो है, ये इसमत चौथाई के कुछ खाके ले आई है, उसके साथ जोड़ रही है और बता रही है मैंने महराज मोहम्मद ख़ान को जितना भी ट्रिब्यूट किया जाए कम है। नज़रियाती तौर पर हमारा उनसे क्लियर इख्तलाफ बिल्कुल वाज़ेह, और उससे इख्तलाफ, लेकिन उससे वो अपने मौके पर डटे हुए थे और साफ़ सुथरे आदमी थे, और वो इनकलाब के नाम पर, नज़रिए के नाम पर पैसे बटोरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी बड़ी हम्बल ज़िंदगी गुजारी है और मुश्किलात में भी गुजारी है, लेकिन उन्होंने उसको ये हारून रशीद ने आज शोर शराबा के नाम से लिखा है। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ किसी साहब ने कहा कि रात तो कुछ नहीं करती, गैर मुल्कों में ऑपरेट ही नहीं करती, ISI करती, ये कहा था किसी ने। और पख्तून के इलाके भाई अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, ये दूसरे ने कहा है।
और दिल्ली में खड़े होकर एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान बनाना गलती थी। उन्होंने कहा क्या आप क्या 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 फरमा क्या रहे हैं आप लोग, क्या सियासतदान आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं, अभी आपके वर्किंग भी नहीं हो रही। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कुछ इमरान खान पर भी उन्होंने तबसरे किए कि गुलबर्ग में सड़क बन रही है, ये है, और IT बरामद करने वाला मुल्क बन सकता था, नहीं बना, और वहाँ इमरान तो ख्वाब ही देखता रहता है और वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि ये हमें अपनी इन पूरी चीज़ों का जायज़ा रहना चाहिए और इसको बेहतर तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी है इतने आर्टिकल मेरा ख्याल, ठीक है ना। ख्याल है। हाँ, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ भी चलते हैं क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल है। फिलहाल वक्त हुआ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं दोनों ही बहुत रिनाउंड एनालिस्ट हैं, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब और नज़ीर लगारी साहब। हैंड ओवर टू यूमी साहब। जी, बस दोनों से बहुत सी मामला है जो पूछना चाहिए। जनरल साहब, पहले मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि जनरल रहील शरीफ भी वहाँ हैं, शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, और मेरा ख्याल में ये जो बड़ी अफवाह थी कि दोनों की मुलाकात हुई है, क्या हुई है, कैसे हुई है, इसका पस मंज़र नज़र आता है कि चीन के दौरे से पहले की शायद मुलाकात होगी या इस मामले में होगी। वहाँ से जो सारी खबरें आ रही हैं CPEC मनसूबे के हवाले से, पंजाब में जो शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट ला रहे हैं और जिस पर कुछ एतराज़ात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि CPEC को पूरा पंजाब, क्या आप इस पूरे नक्शे को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल अब कैसी महसूस होती है आपको? देखिए, एवर सिंस ये हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की, तो हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, आल्दो वो शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी एक नई फेज में इसलिए दाखिल हुए हैं कि चीन ने इस टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार है। और उसकी वजूहात ऑफ कोर्स जो बदलते हुए जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स हैं और एक चाइना की एनसर्कलमेंट की जो बात हो रही है, साउथ चाइना सी की जो सिचुएशन है, जो इंडिया और चीन की जो अमेरिकन अलाइनमेंट है, और उन हालात के अंदर पाकिस्तान और चीन के जो बड़े दूररस बड़े पायदार बेसिस के ऊपर हमारे रिलेशंस थे, तो उनके बेस करते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, जो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान इन एनी केस शेप देखे तो है ही एक कॉरिडोर, और ये एक गेटवे है टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सब कुछ ये इधर मिलते हैं सेंट्रल एशिया के एक जगह के ऊपर। तो आई थिंक उसको फायदा उठाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान भी उसके अंदर अपना मुस्बत किरदार अदा करे। चाइना तो एक बहुत मजबूत और बैनुल-अक़वामी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान टर्माइल से गुजरता रहा है। लेकिन खुदा का ये करम है कि अब मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है पिछले 8-9 सालों के साथ से, और मगरब को भी कोई ऐसा बहाना नहीं कि वो हमें स्ट्रैंगुलेट करने की बात करे। तो इससे फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि सिविल गवर्नमेंट भी और मिलिट्री भी इसलिए इन्वॉल्व है कि यहाँ सिक्योरिटी के भी बहुत बड़े इश्यूज हैं, और जहां भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहां आपको लोगों को ये हौसला भी देना है बैरूनी इन्वेस्टर को कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारी फोर्सेस, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स को एक तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकें। तो दैट इज द रीजन कि वहां जान के आपको याद होगा मीर साहब के पहली जंग अजीम से पहले जब बर्लिन से बगदाद की रेलवे लाइन की बात हुई, तो मगरब ने कहा कि ये तो जर्मन जो है वो तो पर्शियन गल्फ के दाने पे पहुंच जाएगा, और ये बगदाद से बसरा तक एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद पहली जंग अजीम शुरू हो गई थी। तो यही अभी ये जो ओपनिंग है फॉर वेस्टर्न चाइना, लैंड लॉक्ड वेस्टर्न चाइना और लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड अफगानिस्तान, और ये एक रूट और फिर आगे एक बहुत बड़ी बंदरगाह जो कि दुनिया में एक डीप सी बंदरगाह में मशहूर है और ओपन है। तो ये एक बहुत बड़ा जब स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेस्ट से ईस्ट को आ रहा है और चाइना एमर्ज कर रहा है, ऐसी सूरत में ये ओपनिंग एक बहुत बड़ी एक किस्म का ब्रेक थ्रू है। तो इसके लिए आई थिंक ये एक तगदो हो रही है, सो मियां शहबाज शरीफ हो या मियां नवाज शरीफ साहब। इसमें मैं शहबाज शरीफ का जो नाम आता है तो उसमें मैं एक खास बात कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ पंजाब के लिए
कुछ प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उनसे MOU भी साइन कर रहे हैं। चूनिया पर के लिए भी 2 अरब का शायद है उसमें है, वो यहाँ की ऑरेंज ट्रेन के भी लाए हैं। इस पर पाकिस्तान में कुछ नेशनलिस्ट कुव्वतें दूसरे सूबों में ये कह रही हैं कि सारा CPEC तो पंजाब के लिए है। क्या इसका CPEC से ताल्लुक है? यहाँ हर सूबे को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उसके यहाँ बाहर की इन्वेस्टमेंट आए? देखिए, पहली बात तो है बीर साहब, हमें ये देखना है कि CPEC जो है वो किसी एक सूबे का मंसूबा नहीं है, वो पाकिस्तान का मंसूबा है और उसके लिए क्रिस्टल क्लियर है। हमें सेनेट में बारहा वो आके ब्रीफ भी करते रहते हैं एहसन इकबाल साहब, और उन्होंने कल हमारे सेनेट के लोगों ने कुछ ने कहा कि हम वो मुआहदा देखना चाहते हैं, आपका क्या है? तो वो उन्होंने आके कल मुआहदे की कॉपी भी चेयरमैन सेनेट को दी। उन्होंने कहा सर यहाँ इसके ऊपर टेबल पे प्लेस ना करें, आप अपने ऑफिस में रख लें और ये बायलैटरल एक मुआहदा है, हर ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन सेनेटर जो देखना चाहे आप देख लें। तो ये जो इसके अलावा देखिए आपकी बजट एलोकेशन है हर सूबे के लिए, आप ये ना भूलें कि पंजाब एक आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, 10 करोड़ की आबादी है, फैला हुआ है बहुत सारा, और इनकी जो अपने बजट्स हैं उसके अंदर से ये अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी शहबाज शरीफ चूंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं तो इसलिए वो प्रोजेक्ट्स पंजाब की बात करेंगे। अगर सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अपनी बजट एलोकेशन के मुताबिक अपनी बात करें तो उनके लिए भी सोवरेन गारंटीज फेडरल गवर्नमेंट देने को तैयार होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको ये नहीं कहना कि सिर्फ पंजाब के अंदर लिखे, वही वेस्टर्न रूट की बात है, लेकिन प्रायोरिटी में पहले ये हुआ है कि जो आपके लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनको यूज करें, वहां जो गैप्स हैं उनको मिलाएं, ताकि ये एक दफा सिलसिला चल जाए और उसके बाद आप सब उसी के ऊपर जाएंगे जो क्लोजेस्ट रूट सूट करेगा चाइनीज को फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। और उनके ऊपर जो हमने इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने हैं वो भी अगले दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सूबों ने प्रपोज करने हैं, उनकी फिजिबिलिटी बनानी है और हमें बताना है कि यहाँ यहाँ ये बनेंगे और वो उसी तरह बनेंगे जैसे सूबे कहेंगे। तो इसलिए ये जो मुल्क के अंदर कई दफा ये दाना फेंका जाता है ना कि पंजाब ये एक बड़ी लुक्रेटिव, एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज होती है जिससे वो सूबाइयत की तरफ ले जाते हैं हमें और आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी बैरूनी ताकतों का हाथ है और हम इनएडवर्टेंटली उनके हाथों में खेलते हैं। आई अश्योर यू, आप अपने दिल से पूछें, आप पंजाब में, मैं अपने दिल से पूछते हैं, खुदा की कसम हमारा दिल धड़कता है अपने बलोच भाइयों, सिंधी, फाटा के लोग, मैं तो सिपाही हूं, मुझे पता है, हमें कभी सूबों की बॉर्डर का सोचा भी नहीं। तो इसलिए ये सोच ही बड़ी मनफी है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे जो पूरे मुल्क का है, हमारे अपनी कैबिनेट के ऊपर जिसमें अंदर चारों सूबे के लोग हैं, हमें अपने सारे पार्लियामेंट के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि ये मंसूबा हमने आगे चलाना है, इसको थ्रू करना है, इससे पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। ठीक बात है। लगारी साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो सवाल वही है कि दोनों हमारे आर्मी चीफ भी, शहबाज शरीफ भी चीन के साथ बात कर रहे हैं और फिर कुछ बहुत सी बातें यहाँ सिविल मिलिट्री के हवाले से भी, सूबाई मामलात पर भी गुफ्तगू हो रही है। इसके बाद मैं खास तौर पर आपसे कराची के जो एक प्रेजेंट सिचुएशन है, काबीना बन रही है आज ही, उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले इस मसले पर चाहता हूँ कि आप अपनी राय को जरा वजाहत के साथ बयान करिए। जी, बड़ी नवाजिश मीर साहब। एक तो ये है कि जनरल क़य्यूम साहब बहुत सुलझे हुए सोल्जर हैं और हमेशा अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन एक दो चीजें जो खिलाफ हकीकत हैं और खिलाफ वाक़ हैं। पहली बात ये है कि ये जो चीन से पैसे आ रहे हैं या रकम आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एहसन इकबाल साहब स्टैंडिंग कमेटी को बता चुके हैं और फिर बाद में ये खबरें रुकवा चुके हैं पूरे मुल्क में और इनको खबरें को नहीं चलने दिया गया। वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लोन है। और ये तो छप चुका है, ये छप चुका है, कई बार छपा है जी, कर्जा है नहीं छपा है, लेकिन ये कि इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, ये लोन है और इतना बड़ा लोन है कि आपको ये ज़ेरे बार कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CPEC को नहीं होना चाहिए, CPEC को होना चाहिए, लेकिन इन्होंने CPEC का रूट चेंज कर दिया है और ये जो है लाहौर और उसके मज़ाफात को समझते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है और सारा सूबाई हुकूमत का और फेडरल फंड्स भी है वो वहीं जा रहे हैं। आप आकर देखें बाकी पंजाब को, सराइकी बेल्ट को देखें, बर्बाद हालत में है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो गुर्बत, अफलास, नादारी, बीमारी भावलपुर में है, डीजी खान में है, मुजफ्फरगढ़ में है, लिया में है। ये वो जिले हैं जो बुरी तरह नजरअंदाज हुए हैं और इनके दौर में तो इनको तबाह किया जाता है, हमेशा सराइकी बेल्ट को बर्बाद किया जाता है इनके दौर में और ये जारी है सिलसिला और वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है।
आप पुठवार में जाकर देखें, आप वहां से तलागंज से सफर करें और लैया की तरफ आए, आपको पता चल जाएगा कि रोड की हालत क्या है। अब मैंने तो अभी पिछले दिनों सफर किया है और वो क्या हालत है इसकी ये पता चल जाएगा। पूरा सरायकी बेल्ट में जो डेवलपमेंट की हालत है हम तो रोज देखते हैं और हमें पता है कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लाहौर का जो है चूना लगाया जा रहा है, लाहौर को रंगा जा रहा है, लाहौर को पेरिस बनाया जा रहा है, लाहौर को सब कुछ किया जा रहा है। रोशनियां वहीं आ रही हैं, वफाक के पैसे भी वहीं जा रहे हैं और सूबे के पैसे भी वहीं जा रहे हैं और बाकी तमाम वो तो पीरियड भी नहीं देते। लगारी साहब ये कहा तो जाता है, लेकिन कोई अदाद शुमार मौजूद हैं कि वफाक में जो पंजाब का हिस्सा है उससे हटकर पैसे पंजाब को दिए जा रहे हों? नहीं, पंजाब को तो दिए जा रहे हैं, पंजाब के लाहौर और मुज़फ्फराबाद को दिए जा रहे हैं, लाहौर के और इर्द गिर्द के इलाकों में दिए जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ पंजाब सरायकी बेल्ट को टोटल नजरअंदाज किया जा रहा है। वहाँ कुछ नहीं हुआ है। एक रोड बनी थी बहुत पहले, वो 28 करोड़ लगे थे, वो भी इनके दौर से भी पहले का था। तो वो उसके अलावा कोई डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुई है, हो नहीं रही है, काम ही नहीं हो रहा है। और एक अस्पताल बनाया है, वो तुर्की ने आकर यहाँ बनवाया तो ये अपने गले में डाल रहे थे कि हमने ये तमगा अपने सर पर सजाया है। और इन्होंने दानिश स्कूल बनाया, उनकी क्या हालत है वो सारा देख ले। वहां पर स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूल बर्बाद हालत में पड़े हुए हैं, वहाँ बच्चों के पढ़ने का कोई मौका नहीं है। नहीं, पब्लिक सेक्टर तो वहां पर स्कूल में वाश आउट। अच्छा लगारी साहब, ये बात दुरुस्त है, आपने अपने आबाई इलाके का जो सरायकी इलाका उसका मुकदमा तो लड़ा, लेकिन जहां आप रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं और जहां आपकी जिंदगी बनी है, सिंध का सूबा जो है, उसके बारे में भी कुछ आप बताएं तो सही ना। कराची का क्या हालात हैं, इंटीरियर के क्या हालात हैं, थर में क्या है, कुछ वो भी तो बता दें ना। मैं थर में आता हूँ क्योंकि थर में बच्चे फौत होते हैं, लेकिन पंजाब में बच्चे अगवा होते हैं। एक नहीं होता है, अगवा होते हैं और बड़ी तादाद में अगवा होते हैं। अल्लाह करे कि कभी थर में कोई बच्चा ना मरे, लेकिन हम होता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं एक ये पहले भी ये होता था, लेकिन मीडिया में अब आ रहा है और अच्छा है कि मीडिया में आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन थर में आपको पता है 2000 आरओ प्लांट्स लगे हैं और वो प्लांट्स फंक्शनल हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और चीजें जा रही हैं। यानी थर में 2000 आरओ प्लांट्स लगाने का मतलब यह है कि इनके अंदर कम से कम इतनी संजीदगी तो है कि वो इस इश्यू को समझते हैं कि पानी का प्रॉब्लम है वहां पर। ये आप बताएं इसमें रेगिस्तान में कितने आरओ प्लांट लगे हैं, ये बता दें। इन्होंने कुछ किया हो तो। और इसमें डीजी खान के बारानी इलाकों में और ऊपर के इलाकों में जो पूरे रोहतोई का इलाका उसमें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम इधर कराची की तरफ आते हैं, कराची को नहीं ओनरशिप दी गई, ना पीपल्स पार्टी ने दी, ना एमक्यूएम ने दी। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इन्हें देनी चाहिए थी। और यहाँ पर ये होता है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि कब्जा कर लिया जाए, जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, प्लाटों पर कब्जा कर लिया जाए, पार्कों पर कब्जा कर लिया जाए और बागों पर कब्जा कर लिया जाए और गार्डन पर कब्जा कर लिया जाए और जहाँ कोई फुटपाथ पर कब्जा कर लिया जाए और कब्जा करके जमीन प्राइम लैंड को बेचा जाए और उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए। कोडियम को भाई आपने लोगों को दे दिया जाए, नवाज दिया जाए, ये सिलसिला जारी है। ये यहाँ गवर्नेंस का मसला है। और दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कराची में बहुत बेहतर है। रेंजर्स ने खास तौर पर इसमें काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि जी कोई बहुत अच्छी हुई है। गवर्नेंस के इशू हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पर सिंध में गवर्नेंस की हालात बहुत खराब हैं और एक तब्दीली के बाद हम समझ रहे हैं कि चीजें बेहतर होंगी। कायम अली शाह साहब चले गए हैं, लेकिन कायम अली शाह की 50 साल सियासी जिंदगी पर आज तक किसी ने करप्शन का एक मामूली सा इल्जाम भी नहीं लगाया है। और वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। वो उनकी कमजोरी होगी कि गवर्नेंस नहीं कर सके। अब मेरे ख्याल में ये जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, हमें इनसे तवक्कुआत हैं, ये गवर्नेंस करेंगे, एनर्जेटिक भी हैं, यंग हैं, सोचने समझने वाले एनर्जेटिक हैं और इनके अंदर सलाहियत भी है, बहुत सलाहियत भी है। मैं बताऊं आपको, चीनी लीडरशिप ने क्या किया था। चीनी लीडरशिप ने ये किया था कि एक दफा उन्होंने सारे के सारे लायर दे दिए, भी कानून को ठीक करना है, और वो पूरी लीडरशिप जो है वो लायर किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब जो है हमें हाइड्रो पावर के बहुत ही मंझे हुए लोग देने चाहिए। वो तो हाइड्रो पावर के बहुत ही मंझे हुए लोग आए। इसके बाद उन्होंने कहा जी हमें इंडस्ट्री में बड़े कमाल के लोग, जो इंडस्ट्री में थी, पूरी लीडरशिप ही ऐसी थी, पूरी लीडरशिप इंडस्ट्री की दे दी, पूरी लीडरशिप जो वो बिजनेस की दे दी। तो इस तरह से
उनका पूरा सिस्टम, पार्टी ने ऐसे लोगों को निकाला। ठीक बात है। राज साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जनरल साहब से मैं तो कुछ और बहस करना चाह रहा था, लेकिन मसला इस पे आ गया है। तो जनरल साहब आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि जनूबी पंजाब का कोई ऐसा नुमाइंदा लेकर आऊं जो जनूबी पंजाब से लाहौर में आया हो और जनूबी पंजाब से कराची न गया हो, ताकि उसकी राय भी मालूम की जा सके। लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि टेक्निकली तो आप ही मुझे जनूबी पंजाब का गिनते हैं, साहिवाल जनूबी पंजाब में गिना जाता है। लेकिन इनकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि कोई हुकूमत जो बैलेट बॉक्स से वोट लेके आई हो और आइंदा भी उसने वोट लेना हो और वो एक सूबे में हुकूमत हो, तो वो एक तरफ ध्यान दे और दूसरों को बाई डिजाइन नेग्लेक्ट करे कि जी ये पाकिस्तान। आप देखें कि मसलन बरतानिया एक मुल्क है जो बहुत एडवांस मुल्क है, लेकिन उसका हर शहर लंदन नहीं है। शेफील्ड आप देखें या लीड्स देखें या बर्मिंघम, उनका अपना कैरेक्टर है। लंदन का अपना कैरेक्टर है। पेरिस फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा उसके अंदर है, लेकिन हर शहर उसका पेरिस भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट में लाहौर की एक तारीखी हैसियत है। और फिर ये दारुल हुकूमत है एक बड़े सूबे का जिसकी 100 मिलियन से ज्यादा आबादी है और एक हर चीज का ये एजुकेशन सेंटर है, तो इसके लिए वो है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एट द कॉस्ट ऑफ अदर पोर्शंस ऑफ दी साउथ पंजाब के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इन्होंने बताया एजुकेशन में, मेडिकल में, कनेक्टिविटी के अंदर लोगों के अभी मतलब मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी वो हो रही है। तो ये तो कभी भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी कि आप एक इलाके में एक शहर पे रहें और बाकी भूल जाएं, तो फिर इलेक्शन में किधर से आप वोट लेंगे? तो सियासी लोग सारों का काम करते हैं। दूसरी बात कराची की है और सिंध की है। ऑफ कोर्स मैं उनकी इस बात से 100% एग्री करूंगा कि कायम अली शाह साहब जो हैं वो बहुत ही एक मंजे हुए सियासतदान और उनका एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। लेकिन सिंध के अंदर जो नाकामियों की दास्तान है ना, वो इसलिए नहीं है कि कायम अली शाह साहब की, अगर वो कामयाब भी होते तो कामयाबियां भी उनकी ना होती, क्योंकि उनके हैंडलर्स जो थे वो बाहर भी थे अंदर भी थे। जरदारी साहब जो कहेंगे वो उधर होगा। और सिंध सूबे के अंदर अगर टप्पी ने और तालपुर ने, फरियाल ने और ये चलाना है, तो इवन मुराद शाह साहब भी कामयाब उस तरह नहीं हो सकेंगे जब तक कि उनको ओपन आप उनको एक न दें और उनको कहें कि जी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने अमन लाना है, आपने खुद बहाली लानी है, आपने थरपारकर के बच्चों का ये करना है, ये टाइम है आपके पास, डिलीवर करें तो गुड ही। अदरवाइज जब भी कहीं प्रॉक्सी का सिस्टम होता है ना और बाहर बंदे बैठे होते हैं फैसला करने वाले, किस पोस्ट पे कौन सा बंदा जाएगा और आपने क्या करना है। अभी आप देखिए रेंजर्स की एक्सटेंशन का मामला भी दुबई में जा गया, हालांकि ये नेशनल सलामती का एक सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर ऐसा बंदा जिसने ओथ नहीं ली हुई उसका अमल दखल ही नहीं है, उसके साथ आप ये भी शेयर नहीं कर सकते कि हमारे ये खतरात हैं क्या और कैसे है। तो इसलिए मैं ये आई विश देम वेल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची की सिचुएशन बेटर हुई है, लेकिन अभी भी पानी की ठीक बात है। जनरल साहब वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है, ऑर्डर इन चीजों को बेहतर करने की मैं लगारी साहब की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। लगारी साहब एक फिक्रे में सिर्फ आप ये बताएं, बाकी मसला छोड़ दें कि ये नई हुकूमत से आपको तवक्को है कि नहीं है? बिल्कुल यहाँ जो बहुत तवक्कुआत हैं, ये बेहतर करेगी, अल्लाह करे ऐसा हो। और जो ख्यालात होते हैं कि रिमोट कंट्रोल वगैरह वगैरह कुछ नाम भी लिए जनरल साहब ने, वो गलत साबित हों और सिंध भी जो है कराची भी है तरक्की करे। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीन। और अब्दुल कयूम साहब ने जो लंदन की बात की है, ब्रिटेन की बात की, उनको बिल्कुल ठीक बात की। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए एक जैसा है। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल दोबारा मुलाकात नहीं होगी, मंडे को होगी। अल्लाह हाफ़िज़।